हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से 4 जनवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो प्रमुख क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR 450 को किसने लॉन्च किया है। इसरो ने पहले डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आइए देखते हैं। उससे पूर्व कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR 450 को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों चीन देश के द्वारा। बात करें इस ट्रेन की परीक्षण गति 450 किलोमीटर है दोस्तों प्रति घंटा, और इसकी जो व्यावसायिक संचालन गति है वो है 400 किलोमीटर। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। हाल ही में इसरो ने पहले डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों किस के द्वारा, ये सैटेलाइट है PSLV C60 के द्वारा डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स नाम है जिसका इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने 30 दिसंबर को 2024 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के जरिए स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन की मदद से भारत को अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और अंतरिक्ष में मानव भेजने में मदद मिलेगी। यह मिशन चांद पर मानव भेजने या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए पहली सीढ़ी साबित होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग किया है। तो ये किया है दोस्तों राजस्थान राज्य ने। रामलुबाया कमेटी, जिसमें दोस्तों 33 जिले थे पहले राजस्थान में, और रामलुबाया कमेटी के द्वारा 50 जिले और 7 संभाग थे उनको 10 संभाग किया गया। अब नई सरकार जो है भजनलाल सरकार, उसने ललित के पवार कमेटी के द्वारा 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त कर दिया गया है। 3 संभाग की बात करें दोस्तों तो वो है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा, पाली, सीकर है, इन तीनों संभागों को खत्म कर दिया गया है और 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 41 जिले हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है। तो ये दी है दोस्तों दक्षिण कोरिया के द्वारा। आइए देखते हैं अन्य फैक्ट में। मार्शल लॉ दोस्तों किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है। इसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं होता कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो। इसे देश के किसी भी छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है और इसे ही सैनिक कानून भी कहते हैं। तो यून सुक योल है दोस्तों, ये है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। इनके द्वारा अभी मार्शल लॉ को समाप्त भी कर दिया गया है और ये मार्शल लॉ लागू हुआ था कहाँ पे, दक्षिण कोरिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। तो ये दोस्तों केरल में अभी दोस्तों वायनाड के अंदर विनाशकारी भूस्खलन जो 3 गांव जिसमें तबाह हो गए थे, और 5 महीने के बाद केंद्र सरकार ने भूस्खलन की तीव्रता और प्रभाव को देखते हुए इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित कर दिया है।
बात करें हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज कांच का जो पुल है उस पे आवाजाही शुरू हो गई है दोस्तों। सोमवार शाम को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तो इनके द्वारा 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन किया गया था। पुल के बनने से पर्यटन कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और अभी कांच का जो पुल है ब्रिज है वो तमिलनाडु के अंदर पहला कांच का है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये है कहाँ पर? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कन्याकुमारी जिस पर समुद्र पर पहला कांच का पुल बन गया है। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो काम्या जो कार्तिकेयन है, ऑप्शन ए। इनके द्वारा अभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है और सबसे कम उम्र की महिला है। ये है दोस्तों काम्या की बात करें दोस्तों तो ये मुंबई की है और इन्होंने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पे यूरोप की माउंट एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कासियस्को और दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांकगुआ, उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली और एशिया की माउंट एवरेस्ट, इन पर भी चढ़ाई की है। काम्या मुंबई के एक भारतीय नौसेना बाल विद्यालय की छात्रा है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं काम्या कार्तिकेयन का संबंध किस राज्य से है? तो मुंबई महाराष्ट्र से। और ये महत्वपूर्ण चोटियां हैं दोस्तों, ये भी बार बार क्वेश्चन में आती है। अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है माउंट किलिमंजारो है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप की, और कोसियस्को की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिण अमेरिका की है एंकागुआ, उत्तरी अमेरिका की डेनाली और एशिया की माउंट एवरेस्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक धूप में जला हूं, अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुंचने पर अपने पांव देखूंगा। देखते हैं इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो ये है दोस्तों GSLV F-15 है, इसके द्वारा इसरो 100वां मिशन अपना लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम दोस्तों GSLV F-12 है और NVS-01 मिशन रखा गया है। NVS-0 मिशन। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों D गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत उपयुक्त सभी। तो आइए देखते हैं अन्य फैक्ट। साल 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया जाना है दोस्तों, जिसमें D गुकेश शतरंज से संबंधित है, मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार है ये पैरा एथलेटिक्स है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 2021 में इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ये की है दोस्तों 7.93%, ऑप्शन ए। यूएनएफसीसी की बात करें तो 1994 के अंदर दोस्तों बोन जर्मनी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। साल 2019 की तुलना में भारत का कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन 7.93% कम हुआ था। साल 2005 और 20 के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता 36% कम आई है। COP1 की बात करें तो COP1 दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर आयोजित हुआ था।
COP29 की बात करें तो ये बाकू अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर आयोजित किया गया है। COP29 2024 में हुआ है। बात करें हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो ये बनी है एयर इंडिया। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है, तो 2024 को 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है। साल 2024 में भारत का जो औसत तापमान था वो 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों भुवनेश कुमार को अभी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें दोस्तों, इसके मुख्य जो अधिकारी बने हैं सीईओ के तौर पर भुवनेश कुमार बने हैं और वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय, तो इसकी बात करें तो ये इसकी इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी, ये होगी दोस्तों गुजरात में। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। यह जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक चलेगी। बात करें प्रतिवर्ष डीआरडीओ स्थापना दिवस कब बनाता है, ये बनाता है दोस्तों 1 जनवरी को। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ हर साल 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाता है। 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। समीर वी कामत की बात करें तो ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले थे संजीव रेड्डी। बात करें नेक्स्ट, उससे पहले इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले बेटा, ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है, तो ये हुई है चीन में। चीन के अंदर दोस्तों अभी नया वायरस आया है HMPV। तो ह्यूमन मेटान्यूमो जो वायरस है ये आ गया है। बात करें दोस्तों, ये वायरस है जो HMPV, ये कोविड की तरह ही है। इसमें सांस रुक जाती है और कफ होता है और भी बहुत सिम्टम्स है। तो जो मुख्य कारण है उसमें कोविड के अंदर जो था वही सिम्टम्स इसके अंदर है। सार्स की बात करें तो सार्स दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये इफेक्ट करता है दोस्तों, श्वसन तंत्र पर। बात करें चाइना की तो ये है दोस्तों चाइना और ऊपर यहाँ पे है मंगोलिया, और जो यहाँ पे मरुस्थल है चाइना और मंगोलिया के बीच में वो है टकला मरुस्थल। तो भारत से बात करें तो भारत के बाद नेपाल, नेपाल से ऊपर दोस्तों यहाँ पे चाइना है। चाइना का बॉर्डर यूके, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इनसे लगता है। और इधर आ गया भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और इधर है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पर है जापान। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया से साउथ कोरिया या जापान किस दिशा में है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। यहाँ पे है ताइवान, ये है फिलीपींस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैपिंग नॉलेज जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं सोमालिया। सोमालिया दोस्तों, सोमालिया के अलावा पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इन सभी देशों का 2 साल का कार्यकाल है जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोस्तों कुल 15 सदस्य होते हैं।
जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, ये है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है। 5 देश, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनकी दोस्तों जो शॉर्ट ट्रिक है, 5 जो स्थायी देश है और जिनके पास वीटो पावर है, उनकी है रूसने के बाद जो फेस दिखाई देता है, रूसने के बाद जो फेस, तो रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड या ब्रिटेन। बात करें अभी जो नए जो एडीबी का और इन संगठनों का जो नया सदस्य शामिल हुए हैं उनकी बात करें, तो एडीबी का दोस्तों नया सदस्य मेंबर जो कंट्री है वो है इजराइल, एनडीबी से जुड़ा है अल्जीरिया, एससीओ का जो नया मेंबर है वो है बेलारूस, नाटो का है स्वीडन और G20 का है अफ्रीकन यूनियन। और G20 का दोस्तों अभी सम्मेलन रियो 2024 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर 2024 का सम्मेलन हुआ था G20 का। ब्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों यूएई, इजिप्ट या मिस्र, साउथ अफ्रीका, ईरान और इथोपिया ये शामिल हुए। हाल ही में 3 दशक के बाद लासेन खदान से तांबा का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों ओमान देश के द्वारा। ओमान देश की बात करें दोस्तों तो ओमान की राजधानी है मस्कत। ओमान और भारत के मध्य जो एक्सरसाइज अभ्यास किया जाता है वो है अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर। भारत के अंदर तांबे की खान की बात करें तो प्रमुख खान दोस्तों खेतड़ी राजस्थान के अंदर और बालाघाट मध्य प्रदेश। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों जनरेशन बीटा। बात करें जनरेशन्स की तो दोस्तों जेड जनरेशन है वो 1995 से 2009 के मध्य जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको कहते हैं जेड जनरेशन। और उसके बाद अल्फा जनरेशन है वो 2010 से 2024, बीटा जनरेशन 2025 से 2039। तो अब दोस्तों 1 जनवरी 2025 से जो जन्म लेंगे उन्हें कहेंगे जनरेशन बीटा और नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसको कहेंगे जनरेशन गामा। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों आईआईटी मद्रास। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनका अजमेर राजस्थान के अंदर उर्स प्रारंभ हुआ है। तो बात करें दोस्तों राजस्थान की बात आई है तो हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हुई है दोस्तों जैसलमेर राजस्थान के अंदर। अभी वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई है। आइए दोस्तों अभी जो नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो सिरिल रामाफोसा जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं। कियर स्टमर ये दोस्तों इंग्लैंड के पीएम बने हैं, लेबर पार्टी से संबंधित है। बात करें केपी शर्मा ओली तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। डिक सुफ ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। पी सिनावात्रा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। हरिनी अमर सूर्या की बात करें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री। अनुरा कुमारा दिनानाइके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। शिगेरू इशिबा ये जापान के दोस्तों महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ओके दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमें थम्स अप देवें और आपका विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और हाँ, ये वीडियो उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके लिए ये यूजफुल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।